Dear students, we are doing chapter 2, what is democracy, why democracy. Today we are going to start 2.2 features of democracy. मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की विशेषताएं. So let us see. There are 4 की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के 4 की फीचर्स हैं, 4 मेन विशेषताएं हैं. और भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन मेन रूप से 4 की फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन विथ एग्जाम्पल्स. हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे. फर्स्ट फीचर, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. डेमोक्रेसी का सबसे की फीचर है मेजर डिसीजंस जो कंट्री का होता है उसे इलेक्टेड लीडर्स ही ले सकते हैं. द फर्स्ट की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द मेजर डिसीजंस मस्ट बी टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स ऑफ द कंट्री. एक देश का जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं सभी के सभी का फैसला का डिसीजन इलेक्टेड लीडर्स ही ले सकते हैं. जो चुन करके लीडर्स आए हैं, जो लोगों के द्वारा वोट दे करके जो मंत्री बने हैं, बस उन्हीं को मेजर डिसीजंस लेने का अधिकार है. ये सबसे बड़ी विशेषता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का. द कंट्रीज दैट डू नॉट फॉलो दिस रूल can't be considered as real democracy. वे देश जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं उनको डेमोक्रेसी हम लोग रियल सेंस में नहीं कहेंगे. यानी कि एक डेमोक्रेसी रियल सेंस में वही है जहाँ पे मेजर फैसले जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वही ले सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट अस सी दिस विथ एग्ज़ाम्पल. यहाँ पे पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल लिया गया है. इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कू इन अक्टूबर 1999. अक्टूबर 1999 में मेजर परवेज़ मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान का जनरल थे, उन्होंने एक मिलिट्री कू किया था. मिलिट्री कू का मतलब है सेना के द्वारा तख्ता पलट किया जाना, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उसको अपने पावर के बल पे हटा देना. और ये काम अक्टूबर 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में किया था. ही ओवरथ्रू द इलेक्टेड लीडर्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द प्रेसिडेंट. उन्होंने जो इलेक्टेड लीडर्स थे पाकिस्तान के उनको हटा दिया और उसके बदले में खुद प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के. इन अगस्त 2002 ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर. 2002 अगस्त के महीने में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को बदला और एक स्पेशल रूल बना दिया, एक ऑर्डर निकाला जिसे कहते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, by which he assumed the power to dismiss the national and provincial assemblies. इस ऑर्डर के तहत, जिसका नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इस ऑर्डर के तहत उन्होंने अपने ऊपर अपने पास एक स्पेशल पावर रख लिया जिस पावर के बदौलत वे अब नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली जो लोगों के द्वारा चुन करके बनते थे उनको डिसमिस करने का पावर अपने हाथ में ले लिया. ही एस्टैब्लिश्ड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का स्थापना किया टू सुपरवाइज the works of the cabinet ministers, which was
डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। इतना ही नहीं, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया, जिसमें मेन रूप से मिलिट्री ऑफिसर्स को शामिल किए, और इनको शामिल करके इनको बोला गया कि आप सुपरवाइज़ करेंगे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, यानी कि जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स होंगे, उनको डोमिनेट करने का, उनको सुपरवाइज़ करने का, उनका काम को देखने की जिम्मेदारी इनको दी गई। यानी कि जितने भी इलेक्टेड लीडर्स थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स के रैंक के जो मिनिस्टर्स थे कैबिनेट रैंक के, उनके ऊपर रख दिए किनको, मिलिट्री ऑफिसर्स को। When the elections for national and provincial assemblies were held in पाकिस्तान में जब इलेक्शन हुआ नेशनल असेंबली का और प्रोविंशियल असेंबली का, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डिड नॉट हैव द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजंस। और जब इलेक्शन आता है, जब नेशनल असेंबली फॉर्म हो गया, प्रोविंशियल असेंबली फॉर्म हो गया, तो मंत्री बन जाने के बाद, रिप्रेजेंटेटिव बन जाने के बाद भी कंट्री का फाइनल डिसीजंस, जो मेजर डिसीजंस होते हैं, वो इनको लेने का पावर इनके पास नहीं रहा, बल्कि इनके बदले में किनके पास पावर आ गया था, मिलिट्री ऑफिसर्स। क्योंकि जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो इलेक्शन के द्वारा चुन करके आते थे, उनके ऊपर मिलिट्री ऑफिसर्स को रख दिया गया था, तो सारा डिसीजंस उन्हीं के द्वारा होता था। सो द पावर टू टेक फाइनल डिसीजंस rests with General Musharraf and with army officials। यानी अब पावर किसके पास रह गया था फाइनल डिसीजन लेने का? जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास रह गया था और उनके आर्मी ऑफिसर्स के पास रह गया था फाइनल डिसीजंस लेने का पावर, हु वेयर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। और ये जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, इनको लोगों के वोट के द्वारा ये नहीं बनते थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें बनाया था, जो कि लोगों के चुनाव के द्वारा नहीं बन रहे थे। देयरफॉर दिस अरेंजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल और ए डेमोक्रेसी। तो इस तरह का अरेंजमेंट को हम कभी भी पीपल्स रूल नहीं कह सकते हैं, या पीपल्स रूल का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी। इस तरह का अरेंजमेंट को हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। यानी कि किस तरह का अरेंजमेंट का हम लोग बात कर रहे हैं? ऐसा अरेंजमेंट जिसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको फाइनल डिसीजन लेने का पावर नहीं मिल पा रहा है और उनके बदले में मिलिट्री ऑफिसर्स फाइनल डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी नहीं कहला सकता। याद रखिएगा बच्चों, पहला की फीचर है डेमोक्रेसी का कि जो भी इलेक्टेड लीडर्स होंगे, जो चुनाव के जरिए जीत करके मिनिस्टर्स बनेंगे, फाइनल डिसीजंस उन्हीं के हाथों में होना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। सेकंड फीचर है कि डेमोक्रेसी में जब भी इलेक्शन हो तो वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, पूरे ईमानदारी के साथ इलेक्शन होना चाहिए। सो दिस द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन जो होते हैं, वो फ्री एंड फेयर होना बहुत ज़रूरी है। वेयर द करेंट रूलर should have a fair chance of losing the election। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए इलेक्शन के समय में जिसमें कि जो रूलिंग पार्टी है उसका हार का संभावना ज़रूर बनना चाहिए चुनाव के दौरान। यानी रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हारे या जीते,
लेकिन इलेक्शन जो है वो बिल्कुल ही ईमानदारी से फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसमें एग्ज़ाम्पल देखते हैं इलेक्शन को लेकर के बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर टाइप। हम दो एग्ज़ाम्पल इसमें ले रहे हैं। पहला ले रहे हैं चाइना का, दूसरा ले रहे हैं मैक्सिको का। पहले हम लोग चाइना का देख लेते हैं। इन चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली। चाइना में रेगुलर इलेक्शन होता है। आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में इलेक्शन होता है। फॉर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए कॉल्ड नेशनल पीपल कांग्रेस। चाइना के पार्लियामेंट को कहा जाता है नेशनल पीपल कांग्रेस। इसके लिए हर 5 साल के बाद चाइना में इलेक्शन होता है रेगुलरली। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स। इस पार्लियामेंट में टोटल 3000 मेंबर्स जो कि चुनाव के ज़रिए उसके मेंबर्स बनते हैं इस पार्लियामेंट के। इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, जिनका इलेक्शन चाइना के अलग अलग पार्ट्स से किया जाता है। लगभग हर पार्ट्स को कवर किया जाता है चाइना का। बट बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, लेकिन इलेक्शन लड़ने से पहले अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन इलेक्शन लड़ने से पहले, यानी कि पार्लियामेंट का मेंबर बनने से पहले, उसके लिए इलेक्शन में खड़े होने से पहले एक कैंडिडेट को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना अनिवार्य है। यानी कि उनसे पहले परमिशन लेंगे, उसके बाद ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं कोई भी मेंबर। ये जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, इट इज़ 8 पार्टी अलायंस। इसमें 8 छोटी छोटी पार्टियां शामिल हैं और ये 8 मिल करके कहलाती हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ओनली दोज who are the members of the Chinese Communist Party were allowed to contest election। केवल उन्हीं को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का परमिशन मिलता है जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बनते हैं। इन दिस वे, इस तरह से द कम्युनिस्ट पार्टी ऑलवेज विंस एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो हमेशा इलेक्शन जीत जाती है और गवर्नमेंट फॉर्म करती है चाइना में। यानी कि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि चाइना में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। हर कैंडिडेट को पहले कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ता है कॉन्टेस्ट करने के लिए, और जब वो परमिशन दे देती है, यानी कि एक कैंडिडेट जब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बन जाता है, तभी जा कर के उन्हें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वो कर पाता है। तो इस तरह का इलेक्शन को क्या हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कह सकते हैं? अगर नहीं तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। नंबर 2 चलते हैं। लाइकवाइज मैक्सिको। मैक्सिको के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। मैक्सिको एक कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में। उसका लोकेशन नॉर्थ अमेरिका के साउथ में है और मैक्सिको के नॉर्थ में यूएसए है। तो मैक्सिको में लैंग्वेज स्पेनिश बोला जाता है और मेन रूप से। और ये याद रखिएगा कि मैक्सिको को पहले स्पेन कब्जा किया था। उसमें काफ़ी लंबा समय तक फॉर अराउंड 300 ईयर्स मैक्सिको पे स्पेन रूल किया था। लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं मैक्सिको में स्पेन का जो छाप है वो आज भी मौजूद है। वहाँ के लोगों का मुख्य लैंग्वेज स्पेनिश ही है। मैक्सिको सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, मैक्सिको स्पेन से उसे आज़ादी मिली थी 1930 में। होल्ड्स इलेक्शंस, वो इलेक्शन करता है अपने कंट्री में आफ्टर एवरी 6 ईयर्स।
हर 6 साल में मेक्सिको में इलेक्शन किया जाता है। Until 2000, every election was won by a party called PRI. PRI नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी है मेक्सिको में। 2000 CE तक हम लोग देखते हैं कि ये पार्टी हमेशा इलेक्शन जीती है और गवर्नमेंट फॉर्म की है। PRI का फुल फॉर्म है, जस्ट अपोजिट चलता है फुल फॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। PRI का फुल फॉर्म याद रखिएगा बच्चों, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। PRI को अपोजिट वे में जा कर के फुल फॉर्म को याद करना है। द PRI वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स। ये PRI इलेक्शन के समय में बहुत सारी गंदी ट्रिक्स खेलते थे, जैसे टू विन द इलेक्शंस। जैसे द स्कूल टीचर्स वेयर यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू वोट फॉर द PRI। जितने भी स्कूल टीचर्स हैं मैक्सिको में, जितने भी स्कूल टीचर्स हैं, उनको अंडर द कंपल्सन ऑफ द गवर्नमेंट के कंपल्सन में वो क्या करते हैं, जितने भी मैक्सिको के पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं बच्चों के, उनको वे ब्रेन वॉश करते हैं स्कूल के टीचर्स, और उनको गाइड करते हैं कि आपको अगर वोट करना है तो PRI को ही वोट करना है। मीडिया ऑल्सो ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़। वहाँ की जो मीडिया है, मीडिया भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहती है वहाँ की मीडिया, जिससे कि जनता में एक निगेटिव इमेज बन करके रह जाता है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ का। देयर वॉज नो क्लियर वे इन विच द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। यानी मैक्सिको में ऐसा कोई जरिया नहीं है, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जिसमें कि रूलिंग पार्टी, जो वहाँ पे PRI रूल कर रहा, उसको कभी हराया जा सकता है। These two examples, ये दोनों एग्जाम्पल्स आर अगेंस्ट द रूल एंड प्रिंसिपल ऑफ ए डेमोक्रेसी। ये दोनों का दोनों उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, चाइना का और मैक्सिको का। ये दोनों का दोनों उदाहरण जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का सेकंड की फीचर जो है, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला, वो ये दोनों फुलफ़िल नहीं करते हैं। इसलिए इन दोनों ही कंट्रीज़ को, चूँकि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है, तो हम लोग रियल डेमोक्रेसी नहीं मान सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग 2.2 features of democracy. Till now we have seen two features. Number one is all the major decisions must be taken by the elected leaders in a democracy, and the second feature is there should be a free and fair election in democracy. Now let us discuss the third feature of democracy. The third feature is one person, one vote, one value. यानी एक व्यक्ति को एक ही वोट मिलना चाहिए और उसका वैल्यू भी एक ही होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। The third feature of democracy is that each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. एक कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जितने भी एडल्ट होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी को एक वोट देने का अधिकार होगा और सभी का जो एक वोट होगा उसका वैल्यू भी सेम होगा। यानी कि जितना
जितने लोग होंगे एक वोट का एक वैल्यू होगा. द वैल्यू विल बी सेम फॉर ऑल द सिटीजन्स. We have several examples to show that the equal right to vote was not followed. हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो ये बतलाते हैं कि इक्वल राइट टू वोट, यानी कि राइट टू वोट का अधिकार जो है, वोट का अधिकार, वो सभी को बराबर वे में नहीं मिल पाया. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, इन एस्टोनिया पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी find it difficult to obtain the right to vote. इसको समझ लेते हैं. एस्टोनिया एक कंट्री का नाम है. ये नॉर्थ यूरोप में लोकेटेड है. एस्टोनिया ये रसिया का, यूएसएसआर का पार्ट था बहुत समय से. और यूएसएसआर से जब ये इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है जब रशियन रिवॉल्यूशन होता है. रशियन रिवॉल्यूशन आप लोगों को याद होगा 1917 में हुआ था. उसी समय यानी कि 1917 में ही ये ऑटोनोमस डिक्लेयर हो गया था एस्टोनिया, और 1918 में ये इंडिपेंडेंट हुआ था ये कंट्री एस्टोनिया. तो हम लोग क्या देखते हैं कि एस्टोनिया इंडिपेंडेंट होने के बाद, चूँकि ये रसिया का पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था, तो यहाँ पे बहुत सारे रशियंस भी रह गए थे, बट दे वेर इन माइनॉरिटी. ये माइनॉरिटी में थे रशियन लोग. तो ये जो रशियन जो आज भी मौजूद हैं एस्टोनिया में, इन लोगों को राइट टू वोट इक्वल लेवल पे नहीं मिला है. दूसरे लोग जो एस्टोनियन पीपल हैं, जो एस्टोनियन लैंग्वेज बोलते हैं, उनको राइट टू वोट का अधिकार सभी को बराबर है और उनका वैल्यू भी ज़्यादा है. लेकिन रशियन माइनॉरिटीज़ जो एस्टोनिया में रहते हैं, उनको राइट टू वोट का वैल्यू, जो वोट का वैल्यू है, वो सेम नहीं है जो कि वहाँ के जो ओरिजिनल एस्टोनियन पीपल हैं उनके तुलना में. नंबर 2 देखते हैं. Until 2015, Saudi Arabian women didn't have the right to vote. सऊदी अरबिया में जो वहाँ की लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, इनको राइट टू वोट मिलने में काफ़ी समय लग गया. 2015 में मिला. 2015 में वहाँ का राजा अब्दुल्ला, उसी के समय में वुमेन को राइट टू वोट मिलता है. ये जो सऊदी अरबिया है, याद रखिएगा, ये वेस्ट एशिया में लोकेटेड है. एक मुस्लिम कंट्री है. यहाँ पे शरिया लॉ चलता है और उसी के बेस पे, शरिया लॉ के बेस पे वुमेन को राइट टू वोट नहीं मिला था. काफ़ी समय तक नहीं मिला था. फिर हम लोग देखते हैं फेमिनियन मूवमेंट चलते हुए सऊदी अरबिया में बाय द सऊदी अरबियन वुमेन, और फाइनली उनको राइट टू वोट का अधिकार 2015 में मिल पाता है. नाउ नेक्स्ट, थर्ड एग्जाम्पल इज़ फिजी. फिजी कंट्री को थोड़ा समझ लीजिए. ये एक आइलैंड है साउथ पैसिफिक ओशन में. ये एक आइलैंड है, न्यूजीलैंड के करीब ये लोकेटेड है. इसमें 300 आइलैंड से ज़्यादा आइलैंड्स का एक समूह है फिजी में. द वोट ऑफ इंडिजिनस पीपल, इंडिजिनस का मतलब है लोकल पीपल, द नेटिव पीपल ऑफ फिजी. The vote of indigenous people have greater value than the Indian Fijians. फिजी में जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं, जो वहाँ पे शुरू से रह रहे हैं, उनका वोट का वैल्यू ज़्यादा है. और जो इंडियन फिजियंस हैं, जो इंडो फिजियंस हैं, जो कि फिजी में इंडियन पीपल वहाँ पे
रह रहे हैं उनका वैल्यू, वोट का वैल्यू कम है इन कंपेयर टू द नेटिव पीपल ऑफ फिजी। फिजी जैसा हम बताए एक आइलैंड है, 300 आइलैंड्स का एक समूह है। यहाँ पे ब्रिटिश लोग रूल करते थे, काफ़ी लंबा समय तक ये रूल किए। जब ये फिजी को अपना कॉलोनी बना करके रखे थे, तो उस समय हम लोग क्या देखते हैं कि शुगर केन का प्लांटेशन के लिए बहुत सारे इंडियन पीपल को फिजी ब्रिटिश ले करके गए थे फॉर प्लांटेशन ऑफ शुगर केन का प्लांटेशन के लिए। और वहीं पे बहुत सारे इंडियन पीपल सेटल कर गए। लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है तो हम लोग देखते हैं कि इंडियन फिजियंस को का वोटिंग का जो वैल्यू है वो कम दिया जाता है इन कंपेयर टू द नेटिव पीपल ऑफ फिजी। द फोर्थ फीचर of democracy is rule of law and respect for rights। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री, जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको सम्मान देना बहुत जरूरी है। एंड रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट्स, और जो लोगों का अधिकार है उसे भी रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। चलिए इस पॉइंट को विद एग्जाम्पल देखते हैं। द फोर्थ एंड फाइनल फीचर इज दैट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द सिटीजन्स राइट्स। ये फाइनल फीचर है, फोर्थ फीचर है जो बुक में दिया गया है। इसके अनुसार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है कि अपने देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको रिस्पेक्ट दे, और साथ में सिटीजन का जो राइट्स है, अधिकार है, उसे भी सम्मान दे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं किस तरह से कंट्री का जो लॉ है उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, और किस तरह से पीपल्स राइट्स को भी नज़रअंदाज किया गया। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल। जिम्बाब्वे कंट्री को थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका लोकेशन को। जिम्बाब्वे सदर्न अफ्रीका में लोकेटेड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो। Zimbabwe got independence from Britain in 1980। ब्रिटेन जिम्बाब्वे में रूल कर रहा था। 1888 से ब्रिटेन कॉलोनी बनाया हुआ था, एंड फाइनली 1980 में जिम्बाब्वे को ब्रिटेन इंडिपेंडेंस देता है। द पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड जानू पीएफ, जानू पीएफ एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है जो जिम्बाब्वे में एग्जिस्ट करता है। इसका फुल फॉर्म है जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन। पीएफ का फुल फॉर्म है पैट्रियोटिक फ्रंट। रूल्ड इट सिंस देन। 1980 से हम लोग देखते हैं कि लगातार एक पॉलिटिकल पार्टी इस कंट्री में रूल कर रहा है, और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है जानू पीएफ, और काफ़ी लंबा समय तक ये रूल करते आया है जिम्बाब्वे में। रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड दैट कंट्री टिल 2017। शुरू से रॉबर्ट मुगाबे, जो कि सबसे पॉपुलर लीडर हुआ करता था जिम्बाब्वे का, ये 2017 तक रूल किया जिम्बाब्वे में। और किस तरह से रूल किया उस पे गौर कीजिए। ओवर द इयर्स हिज गवर्नमेंट, यानी रॉबर्ट मुगाबे का गवर्नमेंट, हैज चेंज्ड
the constitution many times to increase the power of the president. रॉबर्ट मुगाबे जो कि शुरू वो प्राइम मिनिस्टर बना, फिर बाद में प्रेसिडेंट बनता है जिम्बाब्वे का। ये क्या किया, जब प्रेसिडेंट बना तो वो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार चेंज कर दिया और अपना जो पोस्ट है प्रेसिडेंट का उसका पावर को काफ़ी बढ़ा दिया और कुछ इस तरह से बना दिया प्रेसिडेंट का पोस्ट को कि वो लेस अकाउंटेबल रहे लोगों के लिए, यानी कि अपनी जिम्मेदारी से लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी होना चाहिए उससे दूर खुद को रखा और अपना पावर वो काफ़ी बढ़ा लिया। पब्लिक प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल। पब्लिक का जो प्रोटेस्ट था, पब्लिक का डेमोन्स्ट्रेशन, इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, जबकि ये बहुत ही जरूरी चीज़ है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। लोगों को प्रोटेस्ट का अधिकार मिलना चाहिए। जिस डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का अधिकार ना हो वो कैसा डेमोक्रेसी। और यहाँ पे जिम्बाब्वे में हम लोगों को देखने को क्या मिलता है कि रॉबर्ट मुगाबे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को चेंज करते हुए पीपल्स का प्रोटेस्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। The government fully controlled the media. मीडिया को वो फुल्ली कंट्रोल करता था, यानी कि मीडिया वही बोलता था जो रॉबर्ट मुगाबे चाहता था। It even इग्नोर मतलब नजरअंदाज करना। It even ignored some court orders. यहाँ तक कि जुडिशियरी अगर कुछ ऑर्डर भी दे देती थी तो उसको भी ये मानने से इनकार कर जाता था। तो इतना सब कुछ चल रहा था टिल 2017 जिम्बाब्वे में। तो क्या हम लोग ऐसे कंट्री को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? आंसर इज नो। दस बाय द इंस्टेंस ऑफ जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल को देखते हुए वी कैन कंक्लूड, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं दैट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट cannot do whatever it likes simply because it has won an election. इस तरह से जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल को देख करके हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपना मनमानी नहीं कर सकता है, जो मन में आए वो नहीं कर सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इलेक्शन जीत गया। ये डेमोक्रेसी नहीं है। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक रूल्स जो दिया रहता है उसका पालन किया जाना, उसका सम्मान किया जाना डेमोक्रेसी में अत्यंत आवश्यक है। एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, और लोगों का अधिकार जो है उससे संरक्षण देना, उसे सम्मान देना बहुत ही जरूरी है एक डेमोक्रेसी में। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक फॉर आवर एडिशनल नॉलेज, अदर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। In democracy, all citizens, irrespective of caste, creed, religion, or sex, are considered to be equal. डेमोक्रेसी का एक और फीचर क्या है? डेमोक्रेसी में जितने भी सिटीजन्स हैं सभी सिटीजन्स इक्वल होंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रेड, रिलीजन और सेक्स, जिसमें कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस मामले में? कास्ट यानी जाति के मामले में, क्रीड यानी संप्रदाय पंथ के मामले में, रिलीजन यानी धर्म के मामले में, या गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन किए बगैर ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का। सेकंड हम लोग देखते हैं नंबर बी, इन इट द मेजॉरिटी रूल्स
डेमोक्रेसी में हमेशा मेजॉरिटी ही रूल करता है। इलेक्शन होता है, इलेक्टेड कौन होता है, मंत्री कौन बनता है, वही बनता है जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलता है, यानी कि मेजॉरिटी डेमोक्रेसी में रूल करता है। बट द ओपिनियन ऑफ द माइनॉरिटी शुड ऑल्सो बी गिवन रिस्पेक्ट। जहाँ एक तरफ हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी रूल करता है, लेकिन दूसरे तरफ ये बहुत ज़रूरी है कि जो माइनॉरिटी पीपल हैं उनके ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी का ये शर्त है कि माइनॉरिटी का ओपिनियन को भी साथ साथ रिस्पेक्ट दीजिए, तभी जा कर के एक डेमोक्रेटिक कंट्री स्मूथली चल सकता है। नंबर सी, इट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन। डेमोक्रेसी जो है पब्लिक ओपिनियन में बेस्ड है, क्योंकि ये रूल ऑफ द पीपल है, यानी यहाँ पे डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड थ्रू डायलॉग्स एंड डिस्कशंस। जहाँ हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी में ये पब्लिक ओपिनियन पर आधारित एक सिस्टम है, और यहाँ पर इस सिस्टम में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे किया जाता है? थ्रू डायलॉग्स एंड डिस्कशंस। विचार विमर्श करके, बातचीत करके हम प्रॉब्लम का निपटारा करते हैं। नाउ पॉइंट डी, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यानी कि डेमोक्रेसी में जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इसको अलग रखा जाना बहुत ज़रूरी है। एंड फ्री मीडिया, और साथ में जो मीडिया है वो उसका भी इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है किसी भी डेमोक्रेसी में। तो ये दो बातें याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड इंडिपेंडेंट मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। नाउ द लास्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। डेमोक्रेसी जो है सबसे पावरफुल वेपन है किस चीज़ के लिए? थ्रू विच अ वेलफेयर स्टेट कैन बी एस्टैब्लिश्ड। डेमोक्रेसी में हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे मजबूत रास्ता देती है किस चीज़ के लिए? फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट जिसको हिंदी में कहते हैं कल्याणकारी राज्य। वेलफेयर स्टेट वैसा स्टेट को कहते हैं, वैसा कंट्री को कहते हैं, वैसा सोसाइटी को कहते हैं जहाँ पर रूलर लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, मतलब उनको जॉब देते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, यानी हर तरीके से उनका ख्याल रखते हैं। अगर कोई बीमार पड़ गया तो उनका हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए हर चीज़ का इंतजाम करते हैं, यानी लोगों को सुख और शांति, समृद्धि के लिए प्रयास किया जाता है और लोग ऐसे सिस्टम में खुश रहते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फीचर है कि वो वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करता है। सो दिस मच अबाउट 2.2 features of democracy. Then in our next class we will see section 2.3. Till then, goodbye to all of you.